हाँ जी, आज इंशाल्लाह हम प्रोडक्ट रूल और क्वोशंट रूल के बारे में पढ़ेंगे। डेरिवेटिव में प्रोडक्ट रूल और क्वोशंट रूल। ठीक है सर, पढ़ाएं। हम भी पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, अब इसमें इसके फार्मूला जो हैं वो इस तरह से होंगे। प्रोडक्ट रूल अब देखें कि प्रोडक्ट रूल क्या होता है। अगर आपके पास एक फंक्शन आ जाता है f इज इक्वल टू u इंटू v, यानी दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई अगर हो रहे हों तो इसका डेरिवेटिव इस तरह से होता है, डेरिवेटिव इज इक्वल टू u as it is derivative of v plus v as it is derivative of u। तो इस तरह से आप डेरिवेटिव ले सकते हैं इसका प्रोडक्ट रूल में, कि किसी भी फंक्शन का पहले एक डेरिवेटिव आ जाएगा और बाद में दूसरे का आएगा। इस तरह से ये प्रोडक्ट रूल होता है। और इसी तरह से अगर आपके पास क्वोशंट में आ जाए, यानी अगर फंक्शन आ जाए u ओवर v की फॉर्म में, तो उसका डेरिवेटिव आएगा f डैश इज इक्वल टू, जो डिनोमिनेटर होगा उसका स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस डेरिवेटिव ऑफ v इंटू u। इस तरह से, यानी इसमें जो डिनोमिनेटर, जो क्वोशंट रूल है उसमें एक चीज याद रखनी है आपने कि जो डिनोमिनेटर है यानी v, इसका स्क्वायर, और यही एज इट इज विदाउट डेरिवेटिव, यानी जो v है उसी को ही आपने ऊपर ले जाना है और डेरिवेटिव नहीं लेना। डेरिवेटिव किसका लेना है? u का, और यानी u डैश माइनस अब v का डेरिवेटिव और u एज इट इज। इस ऑर्डर का ख्याल रखना है, ठीक है। प्रोडक्ट रूल में आप ऑर्डर का ख्याल ना भी रखें, इट्स ओके। यानी अगर आप ये कह सकते हैं कि u डेरिवेटिव फर्स्ट और v का बाद में आए तो ऐसा भी कर सकते हैं प्रोडक्ट रूल में, लेकिन क्वोशंट रूल में आपको इसके ऑर्डर का ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल हम कर लेते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है कि ये 1 अप टू 4 बेसिकली प्रोडक्ट रूल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, बल्कि 5 अप टू 10 भी सारे प्रोडक्ट रूल से ही रिलेटेड हैं। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। मे बी जो आपको नज़र आ रहा हो कि इन सब में से भी 4 हो सकता है, डिफिकल्ट हो, हम 4th वन ही कर लेते हैं। 3x7 प्लस 4, 3x7 प्लस 4, और दूसरा फंक्शन है 8x6 6x4, 8x6 माइनस 6x4 और -9। तो ये एक फंक्शन है जिसे आप y के इक्वल कह रहे हैं। इसका हमने प्रोडक्ट रूल के थ्रू डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव dy बाय dx से शो करते हैं। अब आपके पास दो ये फंक्शन है, एक को आप u कह सकते हैं और दूसरे को आप v कह सकते हैं। अब इसमें आपकी मर्जी है, जिसको मर्जी पहले आप रख लें, मतलब डेरिवेटिव ले लें, और जिसका मर्जी चाहे बाद में ले लें, आपकी चॉइस है। हम u एज इट इज रख रहे हैं, 3x7 प्लस 4, ये एज इट इज आया, और डेरिवेटिव ऑफ द रिमेनिंग फंक्शन, उसका डेरिवेटिव लिया तो ये 6 4 द 48 48 x रेज टू पावर 5,
पावर में से एक कम हो जाता है, और 6 4 the 24 x raised to power 3, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, लिखने की जरूरत नहीं है। दरमियान में आएगा प्लस। अब जो फंक्शन जिसका आपने डेरिवेटिव लिया था वो एज इट इज अब आ जाएगा 8 x raised to power 6 minus 6 x raised to power 4 minus 9, और जिसका डेरिवेटिव नहीं लिया था अभी उसका डेरिवेटिव ले ले। उसका डेरिवेटिव लिया तो 7 3 the 21 x raised to power 6, और 4 का डेरिवेटिव क्या आएगा 0 लिखने की जरूरत नहीं। 4 का डेरिवेटिव 0 है, आप लिखें ना लिखें फर्क नहीं पड़ेगा। ये अब ये डेरिवेटिव कंप्लीट है, ठीक है जी। सर दोबारा एक्सप्लेन करते हैं। दोबारा सुन लें। आपके पास दो फंक्शन जो हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन आपस में हो रही है, u इंटू वी, उसको हम बेसिकली फॉर्म कहते हैं। तो हमने सबसे पहले ये u है इसको एज इट इज रखा, इसका ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई नहीं किया, हमने डेरिवेटिव कर दिया v के ऊपर अप्लाई। जब v के ऊपर अप्लाई किया तो वो बन गया, पावर शुरू में आई 48 x रेज़ टू पावर से एक कम हुआ, फिर माइनस पावर फिर शुरू में आई 6 4 the 24 और पावर से कम हुआ, और -9 का डेरिवेटिव स्क्रीन नहीं शो हो रही। नो सर, मैंने तो शेयर की है। हो रही है सर, हो रही है। मुझे तो नहीं हो रही सर। यार मीटिंग से ना जरा बाहर आके दोबारा अंदर आओ, फिर सही हो जाएगी। अच्छा दरमियान में प्लस आता है प्रोडक्ट फंक्शन में, और जिसका आपने पहले डेरिवेटिव ले चुके हैं उसको उस फंक्शन को एज इट इज लिख देना आपने। ये देखें 8x6 माइनस 6x4 माइनस 9, इस फंक्शन को मैंने एज इट इज लिख दिया, और जिसका डेरिवेटिव नहीं लिया था 3x7 प्लस 4, अब इसका डेरिवेटिव ले लिया विच इज 21x रेज़ टू पावर 6। तो ये बेसिकली आपका प्रोडक्ट रूल आपके सामने है। तो अभी इससे अच्छा वो लग रही है अटेंडेंस, तो तैयार को मैंने टेस्ट को भी जरूर कर दिया सर, उसका नहीं सही चल रहा है। ठीक है बारिश की वजह से मेरा प्रॉब्लम हुआ है। अच्छा अब ये देखते हैं थोड़ा सा कम्प्लेक्स इसमें प्रॉब्लम हम लेके चलते हैं डेरिवेटिव्स में। ये क्वेश्चन नंबर 7 हम देख लेते हैं, जिसमें बेसिकली स्क्वायर रूट भी आ रहा है और सारी चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर 7, और ये भी प्रोडक्ट रूल से हमने करना है। क्वेश्चन नंबर 7, अभी लास्ट जो किया था वो क्वेश्चन नंबर 4 था, और अभी हम क्वेश्चन नंबर हाँ जी बस ओके सर। अब क्वेश्चन नंबर 7 हम करने जा रहे हैं। आप मोबाइल पे देख रहे होंगे शायद, उस वजह से ना आपको मसला आ रहा हो। क्यों मोबाइल पे नहीं शो हो रहा? वो ये रिकॉर्डिंग हो रही है, आ जाएगी आपके पास, कोई मसला नहीं है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 1 और x टू इंटू एक्स स्क्वायर रूट प्लस 5। सर अटेंडेंस लग रही है? हाँ जी लग रही है अटेंडेंस, बेफिक्र हो जाए। जो ऑनलाइन है ना, पता नहीं क्यों ना इंटरनेट का इशू आ रहा है बार-बार ना, आपकी आवाज मुझे सही आ रही है। कोई नहीं लग जाएगी अटेंडेंस। आप अब्दुल लतीफ को प्रेजेंट कर रहे यार क्रिटिकल के कनेक्शन का इशू है ब्रो, क्रिटिकल का कनेक्शन का इशू है। अच्छा जी बस खामोशी रखें जरा प्लीज। अच्छा अब ये आपके पास u और ये v आपके पास है,
तो आपकी चॉइस है, जिसको मर्जी जिसका मर्जी पहले डेरिवेटिव ले ले। तो हमने क्या किया हुआ था कि u को एज इट इज रखा हुआ है प्लस x प्लस 1, ये एज इट इज। अब डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, अब इसकी पावर बेसिकली 1/3 है, क्योंकि ये स्क्वायर रूट के ऊपर पावर 3 है, तो इसकी पावर 1/3 है। तो 1/3 पावर शुरू में आई और पावर से 1 कम हुआ, ये डेरिवेटिव मैं अप्लाई कर रहा हूं। माइनस, अब इसकी पावर 1/2 है, 2 तो ऑलरेडी इधर है, और 1/2 आपका अगर शुरू में आता है तो x रेज टू पावर 1/2 माइनस 1, और प्लस 5 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। आप लिखें ना लिखें आपकी मर्जी है। तो ये थोड़ा सा मैं इसको वन बाय टू माइनस 1, अब प्लस के साथ दरमियान में प्लस। अब जिसका आपने डेरिवेटिव ले लिया है उसको अब एज इट इज लिखते हैं, यानी स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 एक्स स्क्वायर रूट प्लस 5, और जिसका डेरिवेटिव अभी रहता है वो आप ले लें 2x प्लस 1। तो ये आपका डेरिवेटिव कंप्लीट है, जिसे हम प्रोडक्ट रूल के थ्रू डेरिवेटिव कह रहे हैं। ठीक है, तो ये है इसको थोड़ा सा ये है। अब आगे फर्दर हम चलते हैं और देखते हैं कि इसमें और क्या किस तरह के क्वेश्चंस हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में आपने डेरिवेटिव भी फाइंड आउट करना है प्रोडक्ट रूल के थ्रू, लेकिन डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के बाद आपने x की वैल्यू पे जहां जहां x है वहां पे -2 पुट कर देना है क्वेश्चन नंबर 9 में, और क्वेश्चन नंबर 10 में जहां जहां x है आपने वो x = 2 पुट कर देना है। बस ये हो। तो सर 0 और -5 15 जो दोनों क्वेश्चन में इनका कोई काम नहीं है? नहीं, वो y की कोऑर्डिनेट्स है ना। ठीक है सर। अब हम 11 अप टू 20 जो क्वेश्चंस हैं वो रिलेटेड हैं उससे, क्वोशंट रूल से रिलेटेड हैं, तो इनमें से भी हम एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं। अब इनमें से एक क्वेश्चन आपके सामने है, ये कौन सा चाह रहे हैं आप करना? क्वेश्चन नंबर 11 कौन 7 17 सर। अच्छा 17। यस सर। क्वेश्चन नंबर 17 पे आप आए तो ये इसको जरा याद रखिएगा, 3 क्यू रेज टू पावर क्यूब रूट ऑफ 3 क्यूब रूट और 1 माइनस क्यू। ये आपके पास आता है p = क्यूब रूट q की पावर क्यूब रूट डिवाइडेड बाय 1 माइनस क्यू 3। अच्छा, ये है आपके सामने, ये क्वेश्चन नंबर 17 है इसी एक्सरसाइज में। तो ये भी कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ी सी इसकी सिंप्लीफिकेशन देख लें। q रेज टू पावर 1/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस q। अब इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, dp/dq। जो इस तरफ वेरिएबल होगा आपका उसी के लिहाज से डेरिवेटिव होता है। अब इस तरफ जो वेरिएबल है आपका q है, तो उसी लिहाज से इसका डेरिवेटिव dp/dq।
तो डिनोमिनेटर का मैंने आपको बोला था स्क्वायर आएगा, जो भी डिनोमिनेटर होगा उसका स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज विदाउट डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, और जो रिमेनिंग फंक्शन है उसका डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव हम लेने जा रहे हैं, ये 3, अब बेसिकली 3, अगर आप दो चीजें इसमें हो सकती हैं, अगर आप पूरा 3 को लेके भी चलते हैं तो कोई मसला नहीं है, अगर 3 के बगैर भी लेके चलते हैं तो 3 कोफिशिएंट है वो शुरू में आ जाता है, ठीक है। तो ये आएगा पावर 1/3 शुरू में और पावर से 1 कम, 1/3 -1। अब दरमियान में माइनस साइन है और जो जिस चीज का आपने डेरिवेटिव ले ली है वो अब एज इट इज आ जाएगी, और जिसका डेरिवेटिव नहीं लिया 1 - q, उसका डेरिवेटिव हम ले लेंगे, तो 0 - 1, यानी q का डेरिवेटिव है -1। तो ये आपके पास डेरिवेटिव कंप्लीट है। अब इसकी थोड़ी सी अगर सिंप्लीफिकेशन आप कर लें तो इट्स ओके, ये 3 से कैंसिल होगा, 1 - q और q रेज़ टू पावर 1/3 में से -1 करें तो ये आता है -3/2, और इसी तरह से प्लस 3q रेज़ टू पावर 1/3 डिवाइडेड बाय 1 - q होल स्क्वायर। बस ये डेरिवेटिव इसका कंप्लीट है। सर जी अटेंडेंस। हाँ जी लग रही अटेंडेंस मेरे। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 17 है। इसके अलावा अगर आप बोलें इनमें से कोई, अब जिस तरह क्वेश्चन नंबर 20 करना चाह रहे हैं क्या, आगे चलें? आगे चलें? यस सर। अच्छा, अब इनमें देखें क्वेश्चन नंबर 21 और 22, इनमें कहा है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि सेम चीज है, स्लोप और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करें एट गिवन पॉइंट। ये जो पॉइंट है 2,1 और 2,-1/2, इस इन गिवन पॉइंट्स पे आपने स्लोप और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करना है, दैट इज द सेम थिंग। तो क्वेश्चन नंबर 21 करता हूँ। तो x² + 1 x + 3 x x² हाँ x² + 1 डिवाइडेड बाय x + 3 और ये y के इक्वल है, ऐसे ही है। तो इसका डेरिवेटिव आपने लेना हो तो इसको y' भी कह सकते हैं, dy/dx भी कह सकते हैं। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज x + 3 और डेरिवेटिव ऑफ द रिमेनिंग फंक्शन 2x, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, और माइनस अब x² + 1 एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ x + 1, x + 3 का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 और 3 का डेरिवेटिव 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया इसका। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन आप कर लें तो 2x मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 2x² + 6x और ये बनेगा -x² - 1 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना होता है जब डेरिवेटिव लेना। ये स्क्वायर, तो ये डेरिवेटिव कंप्लीट है। अब इसमें आपने वो पॉइंट यानी पुट करना है। तो पॉइंट है 2,1 2,1,
तो इसमें आपने जो 2 है ये बेसिकली x कोऑर्डिनेट है, वो आपने पुट करना है। इसकी सिंप्लीफिकेशन आप अगर कर लेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर माइनस होगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 3 स्क्वायर। अब इसमें 2 की वैल्यू पुट करेंगे, जहां जहां x है वहां 2 पुट करें, 2 स्क्वायर प्लस 6x यानी 2 माइनस 1 और 2 प्लस 3 स्क्वायर, ये आएगा 4 ऊपर है, 12 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 25, 16 यानी 15 डिवाइडेड बाय 25। तो इसको सॉल्व कर लें, 5 3 द 15 एंड 5 5 द 25, 3/5 इसका आंसर आता है। तो ये इसे हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज भी कहते हैं एट दिस पॉइंट, और स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन भी कहते हैं एट दिस पॉइंट, जिसका उसने हमें बताया। बहुत सिंपल है। आगे ये क्वेश्चन नंबर सर आपने क्वेश्चन 20 नहीं किया? नहीं, वो भी सर वो वाला डिफरेंट था सर जी। नहीं डिफरेंट है, उसमें क्या डिफरेंट है? उसमें दोनों रूल अप्लाई हो रहे हैं, अभी नहीं पता पहले कौन सा अप्लाई करना है। नहीं, आप सिंपली x प्लस 1 और x माइनस 2 को पहले मल्टीप्लाई कर लेना, तो वो एक ही फंक्शन बन जाएगा। ओके सर। ये 27 अप टू 30 और 31 अप टू 34, 35 अप टू 36 ये नहीं करने हैं। 27 से लेके 38 तक नहीं करने। ठीक है सर, 9 क्वेश्चन नहीं करने, 27 से 38 तक। ठीक है, 11 क्वेश्चन। 30, हाँ ठीक है, ये भी रहने दें। आगे हम क्वेश्चन नंबर 39 से स्टार्ट करने लगे। ये एप्लीकेशन प्रॉब्लम है, तो इनमें से आप मुझे बता दें 39 अप टू अच्छा सर वो आपने मिड का नहीं बताया, मिड का भी बता दें, हमारे सारी टीचर ने बता दिया कि नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट वीक में होंगे, तो आप भी बता दें कब लेना है आपने। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में सेकंड क्लास में होगा। नेक्स्ट सर वो एमसीक्यूज बेस्ड होगा? हाँ, एमसीक्यूज बेस्ड हो सकता है। ठीक हो गया सर। और सर एक और बात पूछनी थी कि जो हमारे मिड्स तक का काम हो गया है, हमारे मिड्स हो जाएंगे, तो सर जो फाइनल्स हम लोग देंगे चाहे वो ऑनलाइन ले या वहां के दें, सर वो मिड्स के बाद वाला सिलेबस होगा या मिड से पहले भी वाला? मिड से बाद वाला ही सिलेबस होगा मोस्टली। मैं इंशाल्लाह यही कोशिश करूंगा कि वो मिड में अगर आना भी हुआ तो कम से कम आए। यस सर, ये सही है सर। अच्छा यस सर। अब 39 से लेके 42 तक मुझे एक बता दें प्रॉब्लम, एक जैसे ही है। 39 से लेके 42 तक जो आपका दिल करता है मुझे बता दें। 41। अच्छा, इसमें है सपोज रेवेन्यू फंक्शन इज गिवन बाय दिस वन 60x स्क्वायर प्लस 74x 60, ये याद रख लिया करें ना फंक्शन, 60x स्क्वायर प्लस 74x डिवाइडेड बाय 2x plus 2. 2x plus 2। ये रेवेन्यू फंक्शन है, ठीक है। अब इसमें वो कह रहा है कि फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन 49 यूनिट्स आर सोल्ड। तो सबसे पहले मार्जिनल रेवेन्यू हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो कह रहा है कि मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड आउट करें एट 49 यूनिट्स पे, एट 49 यूनिट्स पे मार्जिनल रेवेन्यू। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू होना चाहिए।
तो मार्जिनल रेवेन्यू बेसिकली इसका रेवेन्यू का डेरिवेटिव होता है, आर डैश ऑफ एक्स होता है, ठीक है। तो वो ऑलरेडी हम आप सीख चुके हैं कि ये u ओवर v फॉर्म है। तो क्या होता है कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दिया, डिनोमिनेटर एज इट इज 2x प्लस 2 एज इट इज, और जो रिमेनिंग फंक्शन उसका डेरिवेटिव, तो ये बनेगा 120x और 74, ये डेरिवेटिव आ गया। और अब माइनस साइन के साथ 60x स्क्वायर एज इट इज प्लस 74x एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 2 क्या आएगा, ओनली 2। तो ये डेरिवेटिव कंप्लीट है। अब सिंपली आपने ये 49 जो है ना, ये डेरिवेटिव हो चुका है, सिर्फ 49 अब इस डेरिवेटिव में पुट कर देंगे और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2 इंटू जहां जहां x है वहां 49 पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। हाँ जी। हो गया सर। ये 60x स्क्वायर यानी 49 प्लस 74 इंटू 49 इंटू 2 डिवाइडेड बाय, जिधर जिधर x था मैंने 49 पुट कर दिया। ये तो बहुत इजी है। हाँ जी। तो जस्ट अब आपने इसको कैलकुलेटर लेके तो सिंपलीफाई कर देना है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। फाइनल आंसर इसका आ जाएगा। तो ये मार्जिनल रेवेन्यू एट 49 यूनिट्स है। तो इसका दूसरा तरीका ये भी होता है कि आप इसको इधर ही ऊपर ही सिंपलीफाई करके थोड़ा सा और सिंपल हो जाएगा, तो फिर आप 49 पुट कर दें या ऐसे ही पुट कर दें, आपकी मर्जी है, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये मार्जिनल रेवेन्यू एट 49। अच्छा, अब सर एक दफा अटेंडेंस शो करवा दें सर। अच्छा, ये अटेंडेंस भेज दी आपने मुझे? यस सर। अच्छा, एक क्वेश्चन और करने के बाद मैं फिर अटेंडेंस की तरफ आता हूँ, ताकि वो रिकॉर्डिंग हो रही है ना, तो मैं कहता हूँ कि इसमें कोई डिस्टर्ब। चलें सर, ठीक है। ये 49 से लेके आगे 50 तक सेम टाइप के प्रॉब्लम हैं। आप मुझे एक आध बता दें जो आप चाह रहे हैं, मैं कर देता हूँ। फिफ्टी स्पीसीज पॉपुलेशन। अच्छा, इसमें ये है, इट इज डिटरमिन दैट a wildlife refuge can support a group of up to 120 of a certain endangered species. If 75 are introduced onto the refuges and their population after t years is given by, यानी पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन फंक्शन है और स्मॉल टी जो है बेसिकली टाइम्स इन ईयर्स है। कहते हैं फाइंड द रेट ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ आफ्टर टी ईयर्स, यानी आप रेट ऑफ चेंज इसका बेसिकली फाइंड आउट करें। फाइंड द रेट आफ्टर ईच ऑफ द फर्स्ट 7 ईयर्स। तो आप 7 ईयर्स के बाद का जो रेट ऑफ चेंज है वो फाइंड आउट करें। तो इसमें कोई मसला नहीं है, सिंपली अब ये फंक्शन लिखें। ये फंक्शन की जगह बनाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 50 है। क्वेश्चन नंबर 50 और ये है 75 इंटू
1 प्लस 4t over t square plus 16, 4t over t square plus 16, ये फंक्शन है। जी सर यही है। अच्छा, अब इसका पहले क्या रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करेंगे, dt ओवर dt। अब ये कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट के ऊपर डेरिवेटिव आपको पता ही है अप्लाई नहीं होता, कोफिशिएंट के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होता। अब फर्दर या आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर लें ताकि एलसीएम लेके फिर कर लें। मैं आपको बताता हूँ जरा ना, थोड़ा सा सिंपलीफाई इस तरह से कर लें ताकि आपको ना ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। एलसीएम वाला नहीं काम करेंगे, हम करते हैं 75 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 75 प्लस 75 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 300, ऐसे ही है ना। ये सिंप्लीफिकेशन अभी कर रहा हूं, डेरिवेटिव नहीं ले रहा। टी ऑफ टी 75 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 75 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 75 और 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 300। अब हम इसका डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं, p डैश ऑफ t। अब देखें ये कांस्टेंट बन गया 75, ठीक है, पहले कोफिशिएंट था लेकिन अब कांस्टेंट है, तो जब कांस्टेंट हुआ तो अब ये जीरो हो जाएगा, जब डेरिवेटिव अप्लाई होगा तो ये जीरो हो गया। तो अब डेरिवेटिव में जब ये जीरो, तो अब डेरिवेटिव वाला पार्ट सिर्फ ये रह जाता है हमारे पास u ओवर v के लिए। तो क्या होगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज t स्क्वायर प्लस 16, डेरिवेटिव ऑफ 300 इंटू टी का डेरिवेटिव क्या आएगा 300 माइनस 300t एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी इज 2t। बस ये डेरिवेटिव कंप्लीट है आपके सामने, ये डेरिवेटिव कंप्लीट है। अब डेरिवेटिव जब आपका कंप्लीट हो जाए तो अब उसके बाद थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन रह जाती है और कुछ नहीं, यानी ये 300t स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई होगा, 300t स्क्वायर जी, वो जीरो हो गया ना, वो जीरो हो गया, वो कांस्टेंट है ना, तो डेरिवेटिव अप्लाई होता है तो वो जीरो हो जाता है, कोई भी कांस्टेंट वो जीरो हो जाता है। तो कॉमन लेते हैं 75 के नीचे से जब डिनोमिनेटर आएगा 75 के साथ तो ये t स्क्वायर। एक मिनट मैं आपकी बात सुनता हूँ जरा, जी बताएं आप क्या कह रहे हैं। सर आप एलसीएम लिया 75? नहीं एलसीएम नहीं लिया, एलसीएम कोई नहीं लिया मेरे भाई, ये देखें जरा कि ये 75 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 75 1 से मल्टीप्लाई जी सर वो तो ठीक है, उसके बाद की स्टेप की बात कर रहा हूँ, ये ओवर वी फॉर्म बनाना, ये तो वी फॉर्म, तो जब आपने डिनोमिनेटर ले लिया वो तो कॉमन नहीं होता सर, दोनों वैल्यूज में ये 300 नहीं सर, दो वैल्यूज है ना हमारे पास, 75 और 300। हाँ नहीं ये जो 75 है अब ये इसका पार्ट नहीं है, अब ये अलहदा है, अब ये 75 जो है अलहदा है, अब ये कांस्टेंट बन चुका है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, ठीक है। अगर ये मल्टीप्लिकेशन में होता जिस तरह ऊपर लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेटिव, देन ये कोएफिशिएंट है, ठीक है, लेकिन उसको मैंने सिंप्लीफाई करके उसको कांस्टेंट बना दिया, अब कांस्टेंट में उसका डेरिवेटिव जीरो हो जाता है, ठीक है, और ये जीरो हुआ तो इसके ऊपर डेरिवेटिव u ओवर v की फॉर्म में मैंने अप्लाई कर दिया, तो आपके सामने ये चीज आ जाती है।
फाइनल। अब इसमें देखें 300 टी स्क्वायर और माइनस 600, ये इसका आंसर आ जाएगा आपके सामने, माइनस 300 टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर प्लस 16 डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर। तो अब ये डेरिवेटिव आपका है p डैश ऑफ t, और वो कह रहा है कि इसको आपने 7 पे सॉल्व करना है। 7 पे कैसे कि फाइंड द रेट आफ्टर ईच ऑफ फर्स्ट 7 ईयर्स। तो 7 ईयर्स के बाद, ये मैंने ऑलरेडी भी आपको बताया था कि 7 का अगर हम इसकी वैल्यू 7 पे फाइंड आउट करते हैं ना, तो 7 का ये मीनिंग है कि ये रेट ऑफ चेंज आपको देगा 7 से नेक्स्ट का, आफ्टर 7, ठीक है। अगर आप इसका फॉर एग्जांपल उसमें अगर रेवेन्यू फंक्शन है, तो रेवेन्यू फंक्शन में क्या होता है कि अगर आप 49 पे सॉल्व कर रहे हैं रेवेन्यू को, इट मीन्स कि वो बेसिकली आपको ये कहना चाह रहा है कि आपके रेवेन्यू में चेंज क्या आएगा जब वो 50 से रेवेन्यू आपका 49 में चेंज करेगा। रेवेन्यू आपका 52 यानी 49 से 50 में जब चेंज करेगा, देन रेवेन्यू पे क्या इंपैक्ट आएगा। तो ये इसका मीनिंग था। ये 2 मिनट रहेंगे। हाँ, एक मिनट। रेट ऑफ चेंज आपको बेसिकली उससे नेक्स्ट पॉइंट का वो दे रहा होता है। तो हम 7 को यहां पे पुट करेंगे, सॉरी, जिधर जिधर आपका t है आप 7 इसमें पुट करते हैं। माइनस 300 इंटू 7 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, कोई आंसर आएगा आपके सामने। सर दूसरे सर की मीटिंग कॉल आने लगी है। चलें, ये मैं